आप बताइए बैक्टीरिया शेप की बेसिस पे कितने टाइप का लिखा हुआ है? 4। अभी बताइएगा 4 शेप कौन कौन से होंगे। अब नेक्स्ट क्या लिखा है? बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप कितने टाइप की होगी? 4। बहुत सारे टाइप होते हैं बट 4 टाइप्स को ऐसा किसने डिस्क्राइब किया? कोहन। कोहन को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम लोग कहते हैं जो है वो लुईस पास्चर को। पहली शेप आपने देखा है एनसीईआरटी ने लिखा है कौन सा? कोकस। कोकस कौन सी बैक्टीरिया होते हैं? स्फेरिकल। स्फेरिकल बैक्टीरिया को क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? कोकस। सेकेंड लिखा है बैसिलस। बैसिलस कौन से बैक्टीरिया को कहते हैं? जो रॉड शेप्ड होते हैं। तीसरे विब्रियो। विब्रियो कौन से होते हैं? कॉमा से। फोर्थ स्पाइरुलम। कैसे शेप होते हैं? स्पाइरल। तो ये 2 प्लेस पे है, एक है यहाँ पे और एक पे ये कहाँ पे है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते समय। तो जो एक से अधिक प्लेस पे होता है उससे क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोकस, बैसिलस, विब्रियो और कॉमा शेप। ये 4 शेप 2 प्लेस पे, एक यहाँ भी है और यही सेम चीज़ कहाँ लिखा हुआ है? जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वहाँ भी है। तो 2 जगह हो, तो जो एक से अधिक प्लेस पे अपने एनसीईआरटी में है उससे क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। यहाँ से क्वेश्चन दे सो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को टच करे तो ऐसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन बना देंगे। पहला शेप कौन सा हो गया? कोकस। कोकस मतलब स्फेरिकल। बैसिलस मतलब रॉड शेप। विब्रियो मतलब कॉमा शेप। स्पाइरुलम मतलब स्पाइरल। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, बताइए तो कौन सा सही होगा? ये जो हो गया लिखिए ना, ये हो गया ना। देखिए 4 क्वेश्चन बनाइए। फाइंड ऑड वन आउट। अब हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और 4 फैक्ट्स और पूछेंगे। फाइंड ऑड वन आउट। जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब बता देते हैं। देखिए बताइएगा इस क्वेश्चन में कौन सा ऑड वन है? कौन ऑड वन है? 4th वाला। ऑड वन मतलब समझ में आ गया? बाकी 3 सही, ये गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ सर्कल लिखा हुआ है। सर्कल आप मैथ्स में जानते हैं 2D स्ट्रक्चर होता है, स्फेयर कैसा होता है? 3D। तो यहाँ ऑड वन है ना। यहाँ कौन सा वर्ड होना चाहिए था? स्फेरिकल। दिया हुआ क्या है? सर्कुलर। अब 4 क्वेश्चन और पूछते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर पूछेंगे एक तो मैच द फॉलोइंग वाला देगा, एक ऐसे बना देगा कि इसमें ऑड वन क्या है, किसी एक चीज़ को चेंज कर देगा। तो यहाँ ऑड वन कौन है? सर्कुलर होना। यहाँ कोकस में सर्कुलर की जगह कौन सा वर्ड होना चाहिए था? स्फेरिकल। स्फेयर है 3D स्ट्रक्चर, सर्कल कैसा होता है? 2D होता है ना। अब धीरे थोड़ा बहुत तो मैथ तो फिजिक्स में यूज होता है ना, बेसिक मैथ ही शुरू हुआ होगा, है ना, होता है ना। क्लियर? अब 4 चीज़ और पूछते हैं, बताइएगा। 4-5 क्वेश्चन इस पे हम पूछते हैं, देखें कहाँ तक आप आंसर बताते। द स्मॉलेस्ट फॉर्म, इसी 4 में ऑप्शन बताना है। द स्मॉलेस्ट फॉर्म, इस 4 में से सबसे छोटे फॉर्म कौन है? एग्जामिनर पूछेगा द स्मॉलेस्ट फॉर्म, 4 ऑप्शन दे देगा। कोकस, बैसिलस, आपको स्पाइरल और विब्रियो। सबसे छोटे फॉर्म कौन है? कोकस। आपने बचपन में पढ़ा होगा रेन ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होता है? ऐसी क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं? स्काई का कलर जो है वो ब्लू क्यों होता है, रेन ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होता है? तो वहाँ पढ़े थे स्फेयर की मिनिमम एरिया ऑफ कंटेक्ट होती है। तो सबसे छोटा फॉर्म कौन होगा? कोकस। द स्मॉलेस्ट फॉर्म कौन सी होगी? कोकस। सबसे छोटे फॉर्म कौन से बैक्टीरिया के होते हैं? कोकस। दूसरा,
द लार्जेस्ट फॉर्म, इस 4 फॉर्म में सबसे लार्जेस्ट कौन है? बैसिलस। बैसिलस सबसे बड़े फॉर्म होते हैं। एग्जामिनर पूछेगा द मोस्ट कॉमन फॉर्म, मोस्ट कॉमन फॉर्म, सबसे अधिक नेचर में मिलने वाला बैक्टीरिया बैसिलस। क्लियर? अब द मोस्ट रेसिस्टेंट फॉर्म, मोस्ट रेसिस्टेंट फॉर्म कौन सबसे रेसिस्टेंट फॉर्म है इन 4 में से, जिसपे इम्यूनिटी सिस्टम या फेगोसाइटोसिस जिसका आपको डिफिकल्ट होगा? कौन? जो सबसे छोटे फॉर्म होंगे। कौन सा? कोकस। किस फॉर्म के पास फ्लैजिला नहीं होती? इस 4 में से विच फॉर्म लैक फ्लैजिला? कोकस। तो ये 4-5 क्वेश्चन और पूछते हैं इस पे। तो सेप की बेसिस पे बैक्टीरिया कितने टाइप की है? 4, और इससे 4-5 तरह के और क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। अब तो एम्स इसी में इंक्लूड कर दिया, पहले एम्स अलग अलग था तो ये क्वेश्चन पूछा गया। एम्स का क्वेश्चन है विच इज मोस्ट कॉमन फॉर्म, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे कॉमन फॉर्म बैक्टीरिया का कौन होता है? बैसिलस। अब तो एम्स की भी सीट किससे मिलते हैं? नीट से। एक एग्जाम साल भर दीजिए, निश्चिंत हो जाइए। पहले एक दिन में 2 एग्जाम देना होता था, नहीं होता था? कभी कभी एक जैसे 20-25 फॉर्म भरने पड़ते थे बच्चे को, तो होता था कि से एक दिन सुबह दे रहा है AFMC और शाम में दे रहा है वो मणिपाल। ऐसा भी एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम हो जाते थे बच्चे का। तो आप जो है लंच से पहले दे रहे हैं दूसरा एग्ज़ाम, 2 घंटे के बाद फिर दौड़ के दूसरे सेंटर जा रहे हैं, दूसरा सेंटर। ऐसे भी एग्ज़ाम कोलाइड हो जाते थे, सेम डे में 2 एग्ज़ाम हो जाते थे। बस सुबह की शिफ्ट में वो होता था, शाम में कितना टफ हो जाएगा। 3 घंटे का सुबह नीट देना हो और शाम में फिर दूसरा नीट दो, ऐसे भी एग्ज़ाम हो जाते थे। अब तो कम से कम एक एग्ज़ाम होते तो बच्चे रिलैक्स होकर जाते हैं 2 बजे, है ना? तो अब बहुत आसान है। पहले 20 एग्ज़ाम देते थे, अब उसके लिए भी अलग अलग, किसी में 100 सीट, किसी में 50 सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। पूरी भारत भर में एक ही एग्ज़ाम होते हैं, तो अब बहुत आसान कर दिया है। बस आपको थोड़ा सा 1 साल पढ़नी है जिससे आप अच्छे रैंक ले आए। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये फॉर्म क्लियर? अब हमें एक चीज़ बताइएगा, नेक्स्ट हमें देखना है कौन सा? अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो इससे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। उससे पहले हम कुछ चीज़ आपसे पूछे, अभी तक जो जितने भी पढ़े सबको आप रिकॉल कर ले, हम एक बार सब आपसे पूछेंगे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया से पहले पूरा अभी तक जो पढ़े दोनों क्लास में, उसको एक बार देख ले, हम पूरा आपसे पूछते हैं। ये पूरी बैक्टीरिया सेल को ही 1.5 पेज में आपको डिस्क्राइब किया है। पूरे पहले बैक्टीरियल सेल बनाएंगे, फिर डिस्क्राइब करेंगे ग्लाइकोकैलिक्स कैसी है, स्टार्टिंग से। जैसे अभी याद है ना, वो बाद में क्यों हो जाता है, आप छोड़ देते हैं उसको। साइंस कहता है अगर एक दिन पढ़ा हुआ चीज़ को अगर आप छोड़ दें तो 24 आवर्स के बाद 90% चीज़ भूल जाएंगे वो। तो साइंस ही यही कहता है। तो एक बार पढ़ के अगर सब याद हो जाता तो सब बच्चे डॉक्टर न बन जाते, नहीं होता। कोई क्वेश्चन ही नहीं भूलते, पढ़ते तो सब है, धीरे धीरे रिकॉल नहीं करते। इसलिए आज जो पढ़े उसको आज ही जाके पढ़ लेना, बना लेना। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिलते जाएंगे धीरे धीरे, है ना? ELP के आपको जो है DPP के फॉर्म में उस सबको सॉल्व करना है ना? और बताइए, अभी तक आप पहले जो पढ़े दोनों क्लास में देखिए, फिर हम आपसे पूछे पूरा क्लास का कंटेंट्स हम आपसे 10 मिनट में पूछ लेंगे। पूरे क्लास का एक एक वर्ड पूछ लेंगे आपसे हम, और जैसा अभी सुनाएंगे वैसे ही अगली क्लास में भी याद होना चाहिए। बस यही काम है, यही छोटा सा काम करना है और कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग से देख लें। चलिए पूछें, चलिए हमें बताइए, GN रामचंद्रन ने खुद कौन सी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब की थी? रामचंद्रन प्लॉट। रामचंद्रन प्लॉट क्या बताता है? कन्फॉर्मेशनल चेंज इन प्रोटीन। किससे इन्फ्लुएंस थे? लिनियस पॉलिंग से। लिनियस पॉलिंग ने कौन सा 2 स्ट्रक्चर बताया? और रामचंद्रन ने खुद कौन सी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब की? कोलाजन ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, है ना? ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलाजन। कोलाजन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है किसका? एनिमल्स का।
मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड पूछे रिविज को। आइए, एक आपको पूछा जाएगा आपके पास कौन सी ऐसी किंगडम है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की है? प्रोटिस्टा। मल्टी सेलुलर का प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। और मोनेडा में यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर दोनों रखा जाएगा, बट कंडीशन कैसी होगी? प्रोकैरियोट डेजिग्नेशन होने चाहिए। यूकैरियोट्स के किंगडम कितने हैं? तो 4, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। ऑर्डर यही याद रखना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे मोनेडा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया। इवोल्यूशन की यही ऑर्डर है, तो यही ऑर्डर करेक्ट याद रखेंगे, है ना। मोनेडा से इवॉल्व हुआ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से प्लांटी, प्लांटी से फंजाई, और सबसे एडवांस कौन? एनिमेलिया। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा एडवांस कौन होता है? हेट्रोट्रॉपिक। क्लियर। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट सेल ऑब्जर्व्ड बाय, कौन सा ऑर्गेन आपको साइंटिस्ट जाएंगे? रॉबर्ट हुक। बट रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखी थी, इसलिए पूछा जाएगा फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व्ड बाय लीवेनहुक। लीवेनहुक ऑब्जर्व्ड विच 4 सेल? बैक्टीरियल सेल, प्रोटोजोआ, आरबीसी और स्पर्मेटोजोआ। न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय, और पूछा जाएगा आपके पास सेल की स्टडी कब इजियर हो गई? जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज ली। नेक्स्ट, अब आपको याद रखना है सीडेन जर्मन बॉटनिस्ट थे, पहले भी याद रखे थे। स्वान को आप ब्रिटिश जोलॉजिस्ट नहीं याद करके क्या याद रखना है? जर्मन जोलॉजिस्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विच साइंटिस्ट हैज गिवन द हाइपोथेसिस दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेलुलर कंपोनेंट? कौन सा जाएंगे? स्वान। किसने फर्स्ट लिविंग आपको फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑब्जर्व की? स्वान। सेल वॉल फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक। क्लियर। पूछा जाएगा क्लासिकल सेल थ्योरी गिवन बाय विच 2 साइंटिस्ट? सीडेन एंड स्वान। लिमिटेशन ऑफ सेल थ्योरी, ऑरिजिन ऑफ सेल नॉट क्लियर। और ऑरिजिन ऑफ सेल में जो स्टेटमेंट पढ़ते हैं ओमिनिस सेलुला ए सेलुला, इसको कौन सी थ्योरी कहते हैं? सेल लीनेज थ्योरी। अब सेल लीनेज थ्योरी और क्लासिकल सेल थ्योरी को मिला दीजिए तो मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी का एक्सेप्शन वायरस और सब वायरल कंपोनेंट। ऑल इन्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म, जितने भी पढ़ते हैं मैच्योर आरबीसी और मैच्योर सीप ट्यूब, जितने मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और जितने भी प्रोकैरियोट, सब एक्सेप्शन है। लेकिन पूछेगा कौन? वायरस। वायरस या सब वायरल कंपोनेंट, है ना। नेक्स्ट, अब आपको आज देखे ओवरव्यू ऑफ सेल। अभी जो है नेक्स्ट क्लास में क्या देखे? तो फर्स्ट क्लास का कंटेंट था ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू ऑफ सेल में पूछा जाएगा बेस्ट मटेरियल टू स्टडी प्लांट सेल, तो आएगा अनियन पील। प्याज के छिलका सबसे आसानी से आप एनिमल सॉरी प्लांट सेल पढ़ने के लिए अनियन पील सेल। एनिमल सेल ह्यूमन सिक सेल। पूछा जाएगा आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल में आउटर से इनर का ऑर्डर जीसीपी, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आइए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल, और लिखा है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स से, पहले क्या लिखा हुआ था? फ्लूइड मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। अब पूछेगा ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स 2 कौन है? तो जाइएगा राइबोसोम और सेंट्रोसोम। पूछेगा ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट, तो राइबोसोम। और ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन एनिमल सेल, तो सेंट्रोसोम। डबल मेम्ब्रेनस में कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। बाकी रेस्ट मेम्ब्रेन कैसे हैं? सिंगल। पूछेगा सेल इंक्लूजन में रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ एनिमल सेल, ग्लाइकोजन। सेल इंक्लूजन में रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ एनिमल सेल, ग्लाइकोजन। प्लांट सेल स्टार्च। बैक्टीरियल सेल जी फॉर ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, सी से साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, पी से फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। क्लियर हो गया। अब पूछा जाएगा आपके पास साइटोसोल क्या होते हैं? तो साइटोसोल में जाना है साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स को हम हटा दिए साइटोप्लाज्म से, तो साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल्स क्या कहलाएगा? साइटोसोल। अब सेकेंड फीचर पूछ रहे हैं प्लांट सेल आफ्टर रिमूवल ऑफ सेल वॉल, तो क्या कहिएगा? प्लांट से हमने सेल वॉल हटा ली तो क्या कहिएगा? प्रोटोप्लास्ट। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा जाएगा प्रोटोप्लास्ट से हमने हटा ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म से हटा लिया न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म से हटा ली सेल ऑर्गेनेल्स, साइटोसोल। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा क्या अगर हम देखते हैं स्मॉलेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन सा होगा?
माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल ऑस्ट्रिच एग। ह्यूमन आरबीसी की साइज 7 माइक्रोमीटर। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन नर्व सेल। नेक्स्ट आपसे शेप हम बोलते चलेंगे, बताइएगा आंसर। अब हम शेप बोल रहे हैं, बताइएगा कौन सा। राउंड एंड ओवल हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस मेसोफिल। राउंड एंड बाइकनकेव हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट आरबीसी। अमोवाइड शेप डब्ल्यूबीसी। आपसे पूछा जाएगा लॉन्ग एंड इन आपको नैरो एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन कॉलमनर सेल। नर्व एंड ब्रांच हेल्प्स इन नर्व कंडक्शन। लॉन्ग एंड ब्रांच हेल्प्स इन नर्व कंडक्शन नर्व सेल। पूछा जाएगा इलॉन्गेटेड सेल आपको हेल्प्स इन वाटर एंड मिनरल्स कंडक्शन ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स क्लियर। तो जो सेल बनाए हुए वही सब सारे। अब एक और चीज बनाया था प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में 4 एग्जाम्पल कौन है? बैक्टीरियल सेल, बीजीए, माइकोप्लाज्मा और एंड के जगह पर कौन? और पीपीएलओ। पूछा जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड फास्टर देन यूकैरियोटिक। और लिखा है बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप कितने टाइप की होगी? 4। एक होंगे कोकस, दूसरा हम लोग ने देखा बैसिलस, तीसरा देखा विब्रियो, 4th देखा स्पाइरल। और पूछा जाएगा विच इज स्मॉलेस्ट फॉर्म? कोकस। द मोस्ट रेसिस्टेंट फॉर्म? लार्जेस्ट फॉर्म? मोस्ट कॉमन फॉर्म? और मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन पूछे तो आसानी से बना सकते। तो समझ में आ गया, आज सब कुछ याद है। और यही अगर 1 साल बाद आपसे पूछे कि कौन सा सेल जो है वो राउंड एंड ओवल होगा और फोटोसिंथेसिस करेगा, तो आप भूल जाते हैं। तभी तो एग्जाम का क्वेश्चन छूटता है, कोई नया क्वेश्चन थोड़ी पूछता है। अभी आपको शेप याद है सबका, है ना। अभी आपसे हम पूछे आरबीसी का शेप तो आप बता देंगे कि राउंड एंड बाइकनकेव। पूछेंगे डब्ल्यूबीसी का शेप तो आप बता देंगे अमोवाइड। हम पूछेंगे कॉलमनर सेल का सेल तो आप बता देंगे क्या कि लॉन्ग एंड नैरो। पूछेंगे आरबीसी आपको नर्व सेल कैसा है? लॉन्ग एंड ब्रांच। पूछेंगे आपको ट्रैकिड्स कैसा है? इलॉन्गेटेड। आप में और हम में डिफरेंस क्या है? मैं 20 साल से यही पढ़ा रहा हूं तो मुझे याद है, आपको कैसे याद होगा? आप या तो इसको रिकॉल करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तभी तो याद होगा, बार बार बोलेंगे, है ना। और अभी याद है, अभी आपको पूछे कोई भी शेप पर क्वेश्चन देता, आप बना सकते किसका क्या शेप है। यही कुछ दिन के बाद भूल जाते। क्यों? क्योंकि रिवीजन नहीं करते। ऐसे ही सब दिन याद रहेगा, आसानी से हो जाएगा। कुछ है अभी तक हमने कुछ ऐसा चीज पढ़ा जो आपको एग्जाम में ना पूछा जाए? यही सब पूछता जाता है, यही सब चीज तो पूछता है। उस बुक से आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है। हाँ, जो PYQ में इंक्लूड कर दिया है, अब जैसे 2015 में जो क्वेश्चन पूछा है वो करना है। जो PYQ में इंक्लूड कर लिया, आपको 10 साल का PYQ करना है बस। तो PYQ में अगर कभी कभार लिंक सेट, जैसे इस बार भी 2 क्वेश्चन मतलब के 4 क्वेश्चन के 2-2 ऑप्शन थे, मतलब 2 क्वेश्चन बाहर थे, बस वही चीज़ इंक्लूड कर लेना है। यही काम ही करना होता है। NCERT की लाइन बाय लाइन, जैसे इंट्रोडक्शन से लेके और पीछे समरी तक, क्योंकि NTA ने 3 बुक दी है। एक NTA ने आपके पास जो बुक है उस वो देता है, एक NTA की एग्जाम्पलर बुक आती है, एक NTA की प्रैक्टिकल बुक आती है। जब नीट का एग्जाम आता है, इन्हीं 3 को मिला के क्वेश्चन आता है। जो नीट पेपर बनता है वो किस में बनता है? जो आप कहते हैं कि 1-2 क्वेश्चन बाहर आ गया, वो बाहर से नहीं आता है, वो एग्जाम्पलर से होता है या प्रैक्टिकल की बुक से होता है। कोई भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन NTA नहीं बनाता, अपनी ही बुक से तो बनाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उस जो बुक है टेक्स्ट बुक उससे पूछता है। 1-2 क्वेश्चन जो है कभी एग्जाम्पलर से दे देता है, कभी आपको जो है अपने जो है वो उसका प्रैक्टिकल की बुक है उससे क्वेश्चन आता है। उस वही सिलेबस है NTA की, तो कोई भी अपने बाहर से कुछ नहीं देता है। आप 1-2 क्वेश्चन जो है जो भी नया आएगा वो सब हम लोग क्लास में डिस्कस कर ही लेंगे, और जो करेक्शन है उसको इंक्लूड कर लेना है ना। जैसे 2019 में बहुत सारे करेक्शन किया, 21 करेक्शन किया बहुत सारे प्लेस पे, उसको हम मार्क करते चलेंगे। फिर अभी भी 5 करेक्शन अभी किया, स्टिल अभी भी बहुत सारे करेक्शन बचा हुआ है जिस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और सबका क्या रहना चाहिए आपके पास? NCERT। जैसे किनके किनके पास NCERT आपके पास अभी है, आपके पास है, आपके पास है, आप तीनों NCERT नहीं लाए। अगली क्लास में जब कल आएंगे तो क्या रहना चाहिए? वही बुक पढ़ा रहे ना, कोई नई बुक पढ़ रहे हैं, कोई टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है नहीं, कोई सिंप्लीफाई टू NCERT पढ़ रहा है नहीं, कोई NCERT को मेक इजी वो सब नहीं, बस वही बुक पढ़ना है, इसी बुक को पढ़ना है ना, इसी बुक के लाइन से क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? क्लियर? अब आपको जो पूछना है पूछिए। अब 5-7 मिनट आपको जो पूछना है, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, अब आप बताइए क्या पूछना है, बताइए।
हाँ सब मिलेगा, सब कुछ मिलेंगे। अगली क्लास में जब कल आएंगे तो आपको डीपीपी भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे। और मेरा मानना है कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव कम फिल इन द ब्लैंक्स बायो में ज़्यादा दूंगा। मेरा कहना है कि लेवल थोड़ा बढ़ाइए, है ना, मेरा खुद का मानना है। मैं अपने स्टूडेंट से क्या करता हूँ, मैं जो है वो 75 क्वेश्चन आपको दूंगा, वो क्या कहते हैं इसके इस चैप्टर का 75 क्वेश्चन दूंगा जो फिल इन द ब्लैंक, क्योंकि उससे आपको एनसीईआरटी की लाइन याद होगी। ऑप्शन वाला तो आसान होता है, मेहनत का लेवल थोड़ा बढ़ा देंगे ना। अगर हम ऑप्शन से क्वेश्चन बनाएंगे तो उतने अच्छे तैयारी नहीं होती है। हाँ, जो बच्चे फिल इन द ब्लैंक से तैयारी करते हैं उनकी बायो को काफ़ी सुपर हो जाती है, लाइन बाय लाइन खोद लेते हैं। अगर मान लीजिए 75 क्वेश्चन देंगे, उसमें 5 क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो उसका आंसर नहीं देंगे, तो उसका फिर एनसीईआरटी से मैच करेंगे कि ये लाइन कहाँ था, ये लाइन कहाँ था। डीपीपी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेंगे, है ना। और 360 में 350 जिस दिन ले आए आप, सिलेक्शन आपका उस साल कोई नहीं रोक सकता। और 360 ले आए तो और अच्छे रैंक आ जाएंगे। कितना भी, एक एक्सेप्शन पिछले साल को छोड़ दीजिए जो 650 भाग गया था, नहीं तो 620 सेफ स्कोर होता है। 600 से ऊपर आना ही सेफ स्कोर हो जाता है, यही तो टारगेट है। अब फिर से वही पेंडेमिक एरा हट गए, अब 2019 में जो थे, 2019 में जैसा ट्रेंड था वही आ जाएगा। अब जो है 580 540 अच्छे मार्क्स मारने जाएंगे, और 600 जिनको आ गया वो अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे उनको। पीछे नहीं तो इतने आसान पेपर देता था, ऑप्शन देता था, 720 आ जाते थे। पिछले बार 67 बच्चे का आए, फिर उसको करेक्ट रेक्टिफाई करके फिर भी 17 बच्चे रहे। अब 17 को 720 में 720 आना, है ना, सही बात नहीं ना। पेपर इतना भी आसान नहीं होना चाहिए कि सब बच्चे, है ना, कि पता चले कि 700 से ऊपर ही मैक्सिमम सीट भर। एम्स पिछली बार सब 700 वाले को भी नहीं मिला था। तो इतनी मेहनत करके अगर किसी को एम्स दिल्ली ना मिले, है ना, 700 मार्क्स लाने के बाद, तो अब इस बार सही है, इस बार 700 आपको रेयर मिलेंगे। 700 से ऊपर 1-2 रेयर कोई होगा ऐसा, 1-2 ही पूरे भारत भर में जिनकी 700 टॉस जाएगी, नहीं तो 690 692 695 बस यही है। 700 से ऊपर रेयर कोई ऐसा होगा जहाँ इन्फॉर्मेशन अभी किसी के पर नहीं पहुँचे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो तुक्का भी मारते हैं, जो काफ़ी मेहनत किए होते हैं, उनको अगर मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन का ही तो फ़र्क है, उनके सही हो जाए। नहीं तो 700 से ऊपर इस बार रेयर आएंगे इस पेपर में, है ना। आपने भी तो पेपर दिया है, ऐसा पेपर तो था नहीं कि 700 से ऊपर आसानी से आ जाए, ऐसा तो नहीं था ना। हाँ, ये इस बार भी ऑप्शन दे देता तो फिर हो सकता था। ऑप्शन दे देता 20 क्वेश्चन छोड़ने का, जो क्वेश्चन टफ लगा उसको छोड़ देते तो फिर वही आ जाता, वही कंडीशन हो जाती। बस ऑप्शन थोड़ा हटा दिया, बस इसलिए थोड़े से पहले वाले भाई। जब ये आपको 2013 में जब ये इंट्रोड्यूस हुआ है तो 2016 ये सब में जिनको 480 आता था उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता था। ये तो ट्रेंड था। धीरे धीरे पेपर की लेवल को डिटोरिएट्स करते गया, और जब 2019 के बाद 20 में जब पेंडेमिक आई तब के बाद तो पेपर ऐसा पूछ दिया कि तब से बहुत आसान पूछने लगा। सीट तो उतना ही जाना है। अब पिछले बार क्या था कि बच्चे खुश हो गए थे सब 600 प्लस आके, है ना, लेकिन बैठना तो 649 वाले को भी था। इतने वाले भी पिछले बार क्लास में बैठे हुए थे। हम लोग के कितने क्लास में ऐसे बच्चे थे जो 640 वाले बैठे हुए थे। तो इस बार सेम वही है। पिछले बार काफ़ी खुश थे कि हम चले बैठना। अब मान लीजिए सिलेक्शन 650 पर आएगा और इस बार मान लीजिए 550 पर आएगा, कंडीशन तो सेम ही है। जिनको नहीं होगा उनको 640 पर भी नहीं होगा, 540 पर भी नहीं। हाँ, उस बार थोड़े ज़्यादा खुश थे। इस बार थोड़ा पहले से पैटर्न था कि हमको 600 प्लस आ रहा है टेस्ट के एग्ज़ाम में, हर नीट के एग्ज़ाम में से पहले जितने भी इंस्टीट्यूट के टेस्ट दे रहे थे सब में 650 वहाँ लग रहा है कि 550 भी नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा डीमोटिवेट। लेकिन होना नहीं है, बच्चे तो उतना ही चुनेंगे। कोई कंपटीशन थोड़े है कि नॉर्मल स्कूल का एग्ज़ाम थोड़े 75 से ऊपर आ गया तो डिस्टिंक्शन आ गया, ऐसी तो कोई बात है नहीं, है ना। थोड़ा सा मेहनत करना है, कुछ ज़्यादा नहीं है ना, है कि नहीं। और अगली क्लास में क्या रहना चाहिए आपके पास, एनसीईआरटी। वही लाइन बाय लाइन पढ़ रहे। आपने देखा होगा हमने कोई बाहर की बात नहीं बताई हो, सब उसी लाइन को डिकोड किए, उसी में से जो वर्ड पूछ दिया है। कभी अभी मान लीजिए आपको कोई नीट में पूछ दिया या कोई एम्स में रिसेंटली पूछा गया, वो सब चीज़ इंट्रोड्यूस करना है बस वही। क्योंकि अब एम्स का भी एग्ज़ाम इसी के थ्रू होता है। अब एम्स के लिए अलग तो कोई एग्ज़ाम होते नहीं। एम्स की जितनी भी कॉलेजेस है सब किसके थ्रू, नीट के थ्रू ही होता है। तो सारे पैटर्न्स हमें इंक्लूड करना है। क्लियर ना, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, ओके, थैंक यू।